10वीं क्लास के पहले दिन से आखिर में आने वाली तालबा ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। पुरकशिश किताबी चेहरे और बड़ी बड़ी बेकरार आंखों वाली उस लड़की में जाने क्या बात थी कि नजर उसके चेहरे से हटती ना थी। इत्तेफाक से मेरे बराबर वाली सीट खाली थी। टीचर अभी नहीं आई थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और मेरे पास खाली जगह देखकर बैठ गई। उसने रसान से अपनी किताबें सामने रखीं। सबसे ऊपर उसकी डायरी थी जिस पर उसका नाम वाज़ेह तौर पर दर्ज था, समीना खान। मुझे मुखातिब करने की खातिर उसने नाम पूछने की जहमत ना करनी पड़ी। मैंने कहा कि खुशामदीद समीना, आज क्लास में हमारा पहला दिन है और तुम मुझे बहुत अच्छी हम निशस्त मिल गई हो। शुक्रिया, उसने कदरे खुश अखलाकी से मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, और मैं हूँ फाखरा। फखर, ओह अच्छा नाम है। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने हाथ मिलाया। उसका हाथ नरम मुलायम था, जैसे कभी घरेलू कामों को हाथ तक ना लगाया हो। समीना की बातें बड़ी दिलचस्प होती, जिन्हें सुनकर इंसान उसका गर्विदा हो जाता। ताहम कभी कभी वो मुझसे ऐसी बातें कह जाती कि मैं परेशान हो जाती। मसलन वो कहती कि हम लड़कियों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। पाबंदी जिंदगी में घुटन भर देती है और बासलाहियत लोग इस किस्म की घुटन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस घुटन को बर्दाश्त करने से तो मर जाना बेहतर है। वो ये बात इस कदर शशोमद से कहती कि मैं डर जाती। मुझे अंदाजा हो चला था कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला मौजूद है जिसकी वजह से वो बेचैन रहती है और घुटन महसूस करने लगती है। एक रोज मैंने उससे पूछ ही लिया कि कोई मसला है तो बताओ, आखिर क्यों ऐसी बातें करती हो। वो बोली कि अदाकारी का शौक है। जानती हूँ कि घर से इजाजत मिलेगी और ना मैं अपना ये शौक पूरा कर सकूंगी। मेरा ताल्लुक एक कदामत पसंद घराने से है। घर का माहौल घुटा हुआ है। वालिद साहिब तो रिसाले पढ़ने तक एतराज करते रहते हैं। ये तो वालिदा की हिम्मत है कि हम बहनों को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। देखो, जहाँ लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदी हो, जाहिर है वहाँ का माहौल कैसा होगा। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि समीना चुप चुप रहने लगी है। वो अब ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि समीना, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। मेरे सवाल के जवाब में बोली कि मुझे हुक्म मिला है कि पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता कर दूं, क्योंकि अब्बा मेरी शादी की तारीख रख रहे हैं। किसके साथ है? एक चगद, मेरे चाचा का बेटा। नाम वजाहत है मगर शक्लो सूरत बिल्कुल अहमकों जैसी है। मैंने कहा, शक्लो सूरत में क्या रखा है, बंदा ठीक होना चाहिए। उसने कहा कि शक्ल वजह है कि नहीं, मगर मुझे नफरत है उससे। नफरत की वजह? क्योंकि किसी से नफरत करने की भी तो कोई वजह होनी चाहिए। कहने लगी कि मुझे वजह नहीं मालूम, वजह कोई नहीं है, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी सूरत भाती ही नहीं, वो बहुत सीधा साधा है। मैंने कहा, क्या सीधा साधा होने में कुछ बुराई है? वो बोली कि नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, बस बिला वजह बुरा लगता है। अपने अपने दिल की बात होती है, दिल को ना भाए तो मैं क्या करूं। मैंने कहा, अजीब मंतक है तुम्हारी। दरअसल तुम अभी शादी करने के मूड में नहीं हो और तुम्हारे अब्बा की हैं 5 बेटियां, उन्हें अपने फराइज से फारिग होने की जल्दी है। उसने कहा, जो भी है, मैंने तहिया कर लिया है कि वजाहत से तो हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैंने पूछा, भला तुम्हें कोई और पसंद है? कहने लगी, कोई पसंद नहीं, पहले कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। शादी तो कभी भी हो सकती है। उसके दलाइल के आगे मैं खामोश हो रही। अगले रोज स्कूल आई तो काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि उसके वालिद उसकी शादी के मामले पर बहुत संजीदा थे। कहने लगी कि जी चाहता है कि किसी को तलाश करके पसंद कर लूं और उसके साथ घर से भाग जाऊं, ताकि उस उल्लू की शक्ल के वजाहत से मुझे निजात मिल जाए। मैंने काफी समझाया कि देखो समीना, तुम्हारे वालदैन जो भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अगले रोज 3 दिन की छुट्टियां इकट्ठे आ गईं। पीर के दिन वो स्कूल आई तो हथेलियों पर मेहंदी लगी हुई थी और उंगली में मंगनी की अंगूठी चमक रही थी। मैंने पूछा कि ये क्या है। समीना बोली कि मंगनी की रस्म तो उन्होंने जबरदस्ती कर ली, मगर देख लेना मैं भाग जाऊंगी, मगर वजाहत से कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने पूछा कि भाग कर आखिर जाओगी कहाँ। उसने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री चली जाऊंगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे पनाह देने वाला। मैंने कहा, तौबा करो, कैसी बातें करती हो, बच्चों जैसी। मगर तुम तो हो ही बच्ची। मैंने उसे छेड़ा। कहने लगी, जी नहीं, मैं अब इतनी बच्ची भी नहीं हूँ कि बगैर सोचे समझे घर से निकल पड़ूं। अब घर वाले कहते हैं कि इधर उधर की ना सोचो, बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। कोई उनसे पूछे कि जब आगे पढ़ाना नहीं है तो फिर किस लिए पढ़ाई पर तवज्जो दूं। अरे भाई, मैट्रिक का इम्तिहान तो देना है ना, इम्तिहान
امتحان ہی تو نہیں دے سکتی، سالانہ پیپروں سے پہلے شادی کی تاریخ رکھ دی ہے ابا نے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی تو ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ پیپر شادی کے بعد بھی دیے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں نے کہا ناممکن تو نہیں، اگر شوہر اور سسرال والے تعاون کرنے والے ہوں، ہاں ذرا دشوار ضرور ہے۔ اس نے کہا تبھی تو کہتی ہوں کہ بھاگ جاؤں۔ میں نے تسلی دی، ہمدردی کی تو موٹے موٹے چند آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تب مجھے واقعی اس پر ترس آیا کہ بیچاری کیا کرے، کہ انسان کب تک دل پر جبر کر سکتا ہے۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی قسمت اچھی کر دے، میری دوست کو سکھی کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اسکول آنا چھوڑ دیا تو پریشان ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس سے پوچھا کہ تم نے اسکول آنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میری شادی ہونی ہے تو کیوں آؤں اسکول؟ اچھا گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی رہو۔ اس نے کہا کس لیے پڑھوں اور کیوں امتحان کی تیاری کروں جبکہ امتحان دینا ہی نہیں ہے؟ یا اللہ تو پھر سکون سے شادی کر کے گھر بسا لو۔ اس نے کہا میں شادی نہیں کر رہی۔ میں نے پوچھا تو کیا کرنے کا ارادہ ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی بتاتی ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دراز کھولی اور اخبار کا ایک صفحہ نکال کر دکھایا، یہ دیکھو اس میں اشتہار آیا ہے، ایک فلم کمپنی کو نئے چہروں کی ضرورت ہے۔ اف میرے خدایا، اس نے اپنی سی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ میں نے اخبار کا تراشا لے کر پڑھا، خدا جانے اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ مجھے اس سے انس ہو گیا تھا۔ اس کی طوفانی سوچیں بھی مجھے اس سے دور نہ کر سکیں۔ سوچا کہ اے کاش اس کے والدین میٹرک کے سالانہ امتحان تک صبر کر لیتے تو اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ نہ ہوتا، لیکن گھر والوں کو اس کے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، وہ اپنی سی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے والد تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ اسکول نہ جائے، انہوں نے اس کے گھر بیٹھ جانے کا کوئی نوٹس نہ لیا، اس کے لیے شادی کے جوڑے وغیرہ سل رہے تھے، شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی اور وہ بے چین سی پھر رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنی چھوٹی بہن کو بھیج کر بلوا لیا۔ میں گئی تو بولی کہ فلم کمپنی کے اس دفتر کا پتہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہاں واقع ہے جنہوں نے اخبار میں اشتہار دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ پتہ تو اخبار میں لکھا ہوا ہے، چلو جا کر دفتر دیکھ آتے ہیں۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، 15 دن بعد تمہاری شادی ہے اور تم فلم والوں کو انٹرویو دینے چلی ہو۔ کہنے لگی کہ تم ساتھ نہیں چلتی تو نہ صحیح، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، ظاہر ہے کہ میں کیوں اس کے ساتھ جا سکتی تھی، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب اسے بابل کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ اس کی والدہ ہمارے گھر کارڈ دینے آئیں، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سمینا مجھ سے ناراض ہے، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گی؟ مایوں سے ایک روز قبل اس کے گھر گئی تاکہ اس کو منا لوں۔ وہ مجھے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے خوش ہو گئی، بولی کہ جانتی ہو میں فلم کمپنی کے دفتر گئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ اس ماہ کی 16 تاریخ کو انٹرویو ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیسے گئی؟ اس نے بتایا کہ درزی کو شادی کا جوڑا دینا تھا، امی کے ساتھ گئی کہ اپنی پسند کا لہنگا سلواؤں گی۔ ٹیلر نے رسالے میں لہنگے کے ڈیزائن دکھائے۔ میں نے امی سے کہا کہ اس پتے پر ایک سہیلی کا گھر ہے، اسے کارڈ دینا ہے۔ میں نے اخبار کے اشتہار سے کاغذ پر پتہ لکھ لیا تھا۔ وہ مجھے رکشے پر لے گئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ بلڈنگ کی سیڑھیاں نہ چڑھ سکیں گی، آخری منزل پر گھر ہے، آپ رکشے میں بیٹھی رہیں، میں کارڈ دے کر ابھی آتی ہوں۔ وہ رکشے میں بیٹھی رہیں اور میں اوپر چلی گئی۔ وہاں 2 آدمی آفس میں موجود تھے۔ اشتہار دکھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کا اسکرین ٹیسٹ ہوگا، 16 تاریخ کی شام کو آ جائیں۔ میں نے کہا کہ 16 کو تو تمہاری رخصتی ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اس نے کہا کہ رخصتی تو رات کو ہوگی، شام کو بیوٹی پارلر نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا تو کیا تمہارا وہاں سے جانے کا ارادہ ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس کی والدہ اور کچھ رشتہ دار لڑکیاں آ گئیں۔ لڑکیاں اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ شام ہو رہی تھی، میں واپس گھر آ گئی۔ دل میں وسوسے لے کر دعا کرتی رہی کہ اللہ کرے اس کا دماغ جگہ پر رہے، کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر گزرے، کیونکہ جوشیلی سمینا سے کچھ بعید نہ تھا۔ مایوں کی رسم ہو گئی، خیریت گزری، پھر شادی کا دن آ پہنچا۔ 4 بجے اسے بیوٹی پارلر جانا تھا، اس کے ساتھ 2 بہنیں گئیں۔ ماموں نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور دے دیا تھا۔ بیوٹی پارلر جا کر میک اپ کرایا اور جوڑا پہن لیا۔ بہنوں سے کہا کہ امی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ زیور لے کر آئیں، میں زیور یہیں سے پہن کر چلوں گی۔ بہنوں نے بہت کہا کہ زیور یہاں لانے میں خطرہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بولی کہ امی کے ساتھ ماموں آ جائیں گے، مگر یہی لوگ مجھے مکمل
मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे जिन्होंने मेरा मेकअप किया है। मजबूर होकर बहनें ड्राइवर के हमराह घर आ गईं। माँ को बताया कि समीना ने जेवर लाने का कहा है, आप मामू जान के साथ चलें और जेवर बालों और सर में लगाने का उससे ले चलिए, ऐसे वो बाल बनवाने की नहीं है। मजबूरन माँ ने सब काम छोड़ा, भाई को हमराह लिया और कुछ जेवर साथ लिया। जब ब्यूटी पार्लर आए समीना को ना पाया। खुदा जाने वो कब वहां से निकल गई थी। ब्यूटी पार्लर वालों को भी पता ना चला। उसे वहां ना पाकर सब परेशान हो गए। वालिदा रोने लगीं। घर आकर समीना के वालिद को बताया, वो भी परेशान हो गए। मैं और अम्मी उनके घर में बैठे हुए थे। आंटी को मैं अलहदा कमरे में ले गई और बताया कि आप फलां जगह जाइए, आज उसका इंटरव्यू होना था, वो धुन की पक्की वहां ना चली गई हो। उसकी वालिदा ने कहा कि हाँ बेटी, वो बिल्डिंग मैंने देखी हुई है, मुझे ले गई थी सहेली को कार्ड देने का कहकर। 10 मिनट से पहले वापस आ गई थी। मैंने इश्तिहार पढ़ा था, पता मुझे याद था, कागज पर लिखकर आंटी को दे दिया। यूं समीना के वालिद दफ्तर जा पहुंचे। वो वाकई वहां मौजूद थी। कुछ लड़कियां इंटरव्यू देने आई हुई थीं। समीना उरूसी लिबास में उनके दफ्तर में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बाप को देखकर उसका रंग उड़ गया, मगर अंकल ने अक्लमंदी से काम लिया और कहा कि बेटी घर चलो, इंटरव्यू बाद में दे देना। वादा करता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू दिलवाने के लिए मैं खुद आऊंगा, लेकिन अभी मेरी इज्जत रख लो। अंकल ने फिल्म कंपनी के मैनेजर से भी बात की कि आज मेरी बच्ची की शादी है, आज इसका इंटरव्यू है, अभी इसे दूसरी तारीख का कह दीजिए, इसका निकाह होना है और सब लोग जमा हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। बाप की इल्तिजा पर उस शख्स ने कहा कि समीना बीबी, आप अपने वालिद के हमराह घर जाइए, हम आपका इंटरव्यू यकम को ले लेंगे। अभी इंटरव्यूज 15 रोज तक जारी रहेंगे, पहले घर बसाइए, इंटरव्यू बाद में होता रहेगा। उसे मजबूरन वालिद के हमराह आना पड़ा। जीना उतर कर कार तक आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि ड्राइविंग सीट पर वजाहत मौजूद था। गोया वालिद ने उसको सबसे ज्यादा काबिल एतमाद समझा था, क्योंकि वो खुद ड्राइव नहीं कर सकते थे। बहरहाल निकाह हुआ और फिर रुखसती हो गई। शब उरूसी वजाहत ने पूछा कि तुम क्यों ऐन वक्त पर चली गई? वालिद का तो कुछ ख्याल किया होता। उसने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ वजाहत, मुझ में जो सलाहियत है उसे मारकर जिंदा नहीं रह सकती। जब दफ्तर देखने गई थी तो वहाँ मौजूद कंपनी के मैनेजर ने कहा था कि आप खूबसूरत और बासलाहियत हैं, आपकी कामयाबी के बहुत इम्कानात हैं। जब मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार हो चुकी और खुद को आईने में देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, अगर अब मौका गंवा दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इंटरव्यू देने चली गई थी। किसी के साथ भागी तो नहीं हूँ, बस अपना आप मनवाना चाहती हूँ। वजाहत बहुत समझदार इंसान निकला, जिसे वो अहमक कहती थी। उसने बातों बातों में उसका दिल मुट्ठी में ले लिया, यकीन दहानी कराई कि जैसी जिंदगी वो चाहेगी बसर कर सकेगी। वो हरगिज उस पर कोई खामखा की पाबंदियां नहीं लगाएगा, वो आजादी के साथ जी सकती है। वजाहत का सलूक बाद में भी समीना के साथ इस कदर अच्छा रहा कि उसने वजाहत की कदर करनी शुरू कर दी। वही शख्स जिसे वो बुरा जानती थी, जिसके बारे में कहती थी कि मुझे उससे नफरत है, उसी से मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार कर लिया और वो वजाहत का वैसा ही ख्याल रखने लगी जैसे वो उसका ख्याल रखता था। जब मैंने समीना को इस कदर बदला हुआ पाया तो सुख का सांस लिया। मैंने कहा कि समीना, वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। कहने लगी कि मैंने नहीं, वजाहत ने किया है। तुमने देखा कि वो कितने बड़े दिल का मालिक है। वालिद ने जब परेशान होकर उसे बताया कि दुल्हन गायब है तो उसका दिल धक से रह गया था, क्योंकि किसी को मेरे शौक का इल्म और अंदाजा ना था। वालिदैन ने कयास आराई से काम लिया कि वो किसी और को पसंद करती होगी, तभी ऐन शादी के रोज उसके साथ चली गई है। लेकिन वजाहत ने वालिद को हौसला दिया और कहा कि अंकल, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, किसी को खबर ना कीजिए, मेरे वालिदैन को भी नहीं। पहले उस पते पर चलिए जो आंटी ने दिया है, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। अंकल ने कहा था कि मिल जाए समीना, घर लाकर उसका गला ना दबा दिया तो कहना। वजाहत ने उन्हें कसम दी थी कि आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। वो जैसी भी है मेरी अमानत है, मुझे हर हाल में मंजूर है। अगर मेरे साथ शादी ना
करना चाहेगी तब भी मैं समीना का साथ दूंगा। शादी में पसंदीदगी और रजामंदी उसका हक है। तुम में बचपना बहुत है, अभी तुमने दुनिया को नहीं समझा है। तुम्हें खबर नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना और कामयाब हो जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ कामयाबी के रास्तों पर जो कांटे बिछे हुए हैं उनका दर्द उन्हीं को मालूम है जिन्होंने ये दर्द सहा है। उस वक्त तो मैं वजाहत की बात ना समझी थी, मगर अब समझती हूँ। वजाहत की वजिया दिल और अच्छे किरदार के सामने समीना के शौक ने हथियार आखिरकार डाल दिए। सारे जमाने को पसे पुश्त डालकर वो उसी की हो रही। सच है कि आदमी की परख उसी वक्त होती है जब उससे वास्ता पड़ता है। कभी कभी हमें कोई बुरा लगता है, लेकिन वो असल में बुरा होता नहीं है, बल्कि हजारों से वो अच्छा होता है। समीना भी जिस शख्स को बुरा जानती थी, बिला वजह उससे नफरत करती थी, आज उसके बगैर एक मिनट जीने का तस्वुर तक नहीं कर सकती, क्योंकि वजाहत जो शक्लो सूरत से सीधा दिखाई देता था वो अक्लमंदी और आला ज़र्फी की मिसाल है, बल्कि वो तो लाखों में एक है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आज की कहानी भी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर करेंगे। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।